मतलब ज़मीन से नीचे जैसे आप निवास करना शुरू करते हो, थोड़ा सा भी काम धाम करते हो, वहाँ पे आप जहर की दुनिया में प्रवेश कर गए और ये गुणगान कर रहे हैं तहखाने का। ये एंटी वास्तु है, वास्तु के विरुद्ध है ये। नमस्कार, मैं ये महावास्तु का महाग्रंथ पढ़ रहा हूँ आजकल। तो इसमें पेज नंबर 103 पर क्या दिया हुआ है, ऑस्पिशियस बेसमेंट्स, मतलब तहखाने, ज़मीन के नीचे की जगह, कमरे, वो बहुत शुभ हैं। पहले तो इन्होंने ये बता रखा है, ठीक है। इसमें एक एक बात हम तर्क की कसौटी पर, जो शास्त्रीय ग्रंथों की कसौटी पर कसेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है अपनी बुक में ही, इन्हीं की बुक रेफ़र करेंगे हम। महावास्तु इज़ द रियल वास्तु एज टॉट इन द ओरिजिनल हिंदू स्क्रिप्चर्स। महावास्तु, इनके हिसाब से महावास्तु बिल्कुल एकदम असली वास्तु है, जैसा कि हिंदू ग्रंथों में बताया गया है। तो हे महागुरु जी, महावास्तु के महाआचार्य जी, कृपया मुझे बताइए, जहाँ तक मेरा ज्ञान है 4 वेद हैं अपने यहाँ, हिंदू ग्रंथों की बात कर रहा हूँ मैं। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 वेदांग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 108 या 200 लगभग उपनिषद हैं। 108 तो बहुत मान्य हैं। 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इतने सारे नीति शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र है चाणक्य का, श्रीमद् भगवद गीता है, वास्तुशास्त्र के और ज्योतिष शास्त्र के सैकड़ों ग्रंथ हैं। इनमें से किसी एक में भी आप बता दो, मैं खुला आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, खुली छुट्टी है, किसी एक में भी बता दो किसमें कहा गया कि ये बहुत शुभ है। किसी एक में भी बता दो आप, क्यों फेंक रहे हो आप फालतू की। अब आइए दूसरी बात, पेज नंबर 102 पर इन्होंने बेसमेंट का क्या चित्र बनवाया पूरे पेज पर। और चित्र देखो कैसे बनाया है, पूरा का पूरा बेसमेंट ज़मीन के नीचे। जो भी आर्किटेक्ट भाई सज्जन मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, सिविल इंजीनियर हैं, कोई भी मुझे बता दो बेसमेंट इस तरह का होता है क्या। हमने भी नक्शे पास किए हैं हज़ारों, मैंने 25 साल काम किया है एज ए सिविल इंजीनियर। किसी भी नक्शे में बेसमेंट इस तरह से पास होता ही नहीं। अगर 6 फुट बेसमेंट ज़मीन के नीचे है तो 4 फुट ऊपर होगा, उसी में तो वेंटिलेटर बनेंगे। इन भाइयों ने क्या किया, पूरा का पूरा 10 फुट सारा जो भी है, जितना भी है, सब ज़मीन के नीचे है ये। और ये क्या कह रहे हैं, देखो एक्नॉलेजमेंट में क्या कह रहे हैं, आर्किटेक्ट मनीष फॉर ट्रांसलेटिंग माई इमेजिनेशन इनटू मैजिकल स्पेस। किसी आर्किटेक्ट मनीष को इन्होंने दिया ये अपनी इमेजिनेशन, कल्पना है इनकी। भाई आपने आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तभी तो आप बता पाओगे ना, तभी तो ढंग की कल्पना कर पाओगे। नहीं तो लोगों का इस तरह बेसमेंट की जगह आप कब्र बनवा रहे हो इस तरह, तो सारा को सारा ज़मीन के नीचे है। कहाँ तो इसमें हवा जाएगी, कहाँ लाइट जाएगी। मैं मतलब में कहा है स्थपति स्थापना अर्ह, जो मास्टर आर्किटेक्ट है, जो असली वास्तुशास्त्री है, स्थपति हेड जो वास्तुशिल्पी होता था, उसको सबसे पहले भवन निर्माण कला का ज्ञान होना चाहिए। अब इस तरह तो अनाड़ी दोनों ही, अंधे अंधा ठेलिया, मतलब ऐसी तो कल्पना है और ऐसी इसका चित्र बनाया गया है। पंच महाभूत 0 हैं। आप देखो आकाश तत्व, जब मैं खिड़की से सामने देख रहा हूँ, मेरे ये उत्तर में यहाँ खिड़की है, तो मुझे दूर तक आकाश दिखता है, बेसमेंट में नहीं दिखता। दूसरा वायु, बेसमेंट में वायु का सर्कुलेशन होता ही नहीं, और इन्होंने तो बिल्कुल ही 0 कर दिया, कोई वेंटिलेटर नहीं है यहाँ पे। कल्पना, वाह कितनी दूर की कौड़ी लाए जी, कल्पना है हमारी, महाकल्पना है। उसमें हवा जाने का कहीं प्रोविज़न ही नहीं है, मर जाएगा आदमी, दम घुट जाएगा वहाँ पे। उसके बाद अग्नि तत्व है तीसरा, मतलब प्रकाश की किरणें, हीट, सूर्य दूर 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 तक अंदर जा ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है सूर्य की किरण पहुँच जाए अंदर।
फिर जल तत्व, यहाँ पानी सड़ता रहेगा, ज़्यादा नीचे गहरा खोदना पड़ेगा आपको। बेसमेंट पूरा 10 फुट मान लो बनाते हो तो रिश्ती रहेंगी दीवारें और उसमें सड़ांध उठी रहेगी, पानी की प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो दिल्ली में पीछे बारिश हुई, IAS एस्पिरेंट डूब के मर गए। कॉमनवेल्थ गेम हुई थी दिल्ली में 2010 में, मैं उस वक्त MCD में था जॉब में, तो ये यमुना में पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो वो पानी नीचे नीचे सारे विकास मार्ग तक पहुंच गया। वहाँ जिन जिन के बेसमेंट थे सब में पानी भर गया, इवन बैंकों के लॉकर तक जो बेसमेंट थे सब में पानी भर गया था। और पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? गंध, सड़ांध उठ जाएगी यहाँ पे, पंच महाभूतों की ऐसी कम तैसी हो जाएगी अगर इनकी तरह से ये बना दिया तो। आगे इनका पढ़ते हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं कि लंदन में मैंने बेसमेंट, सैकड़ों बेसमेंट्स की स्टडी की। विक्टोरियन होम्स, विक्टोरिया के समय के घर थे वो, और वे लोग इतने अमीर हैं और उन्होंने क्या है, रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड बन गए ब्रिटिश। इनकी नज़रों में या तो केवल पैसा है या है पावर, केवल इन्हीं की, इसी की वैल्यू है इनकी नज़रों में। मतलब जो अमीर है तो वहाँ का वास्तु सही है। इसी तरह तो अरेबियन कंट्री हैं, सारे अमीर आज की डेट में, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसका मतलब तो सबका वास्तु सही हो गया। मतलब केवल धन है इनके नज़रों में, और धन के चक्कर में ही कहाँ का चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी शास्त्र चाहे धर्म ग्रंथ भी ना हो, मैं कहता हूँ, उनमें कभी नहीं कहा कि धन ही सब कुछ है। उनमें कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से यात्रा शुरू होती है, फिर मोक्ष पर जाके ठहरती है। इन्हीं 4 प्रकार की राशियाँ हैं, 1, 5, 9 धर्म राशियाँ, 2, 6, 10 अर्थ राशियाँ, इस तरह से है सारा। और इनकी नज़र कहाँ है? केवल धन है इनके नज़रों में, और पावर की तो यहाँ बात ही नहीं है कहीं। पावर तो गिराती है, 3, 7, 11 राशियाँ ऐसे डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाती हैं, और 1, 5, 9 राशियाँ अपवर्ड ट्रायंगल बनाती हैं कुंडली में भी। मतलब धर्म ऊपर उठाता है और हमें काम, डिज़ायर या पावर वो नीचे गिराती है। ऊपर उठने वाली ट्रायंगल शिव है, तो नीचे गिराने वाली शक्ति, शक्ति की चाहत गिराएगी। और इनकी नज़रों में क्या है? केवल पैसा और पावर। और ये उनके गुणगान कर रहे हैं, इनकी मानसिकता ही गुलामी वाली है। ये उन अंग्रेज़ों के गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ भारतीयों पर शासन किया, यहाँ के लोगों को लूटा, यहाँ इतने अकाल पड़े, कितने लोगों को, हजारों लाखों लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जलियांवाला बाग जैसे कांड हुए, जिनके मुकुट में अभी भी वहाँ यहाँ का लूटा हुआ कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है, उन लोगों के ये गुणगान कर रहे हैं। इनका देख लो अब आप कैसी मानसिकता है। और ये गजब तो ये है कि ये कह रहे हैं वास्तु, महावास्तु, और बातें उठा उठा के ला रहे हैं कहाँ से? चीन से। पहले तो जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, पेज 17 पे, पेज 23 पे, इस इनके महाकायदे में साफ साफ लिखा हुआ है। भाई चीन से आपको क्या एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि आपने सारे महाभूत वहाँ से उठाए हुए हैं, उनको तोड़ मरोड़ दिया। उसमें भी आपकी ईगो इतनी हाई है कि मेरी डेवलपमेंट है, ये मैंने बनाया, वहाँ से उठा लिए और साफ साफ उनको क्रेडिट भी नहीं दिया, वास्तु नाम दे दिया। अब ये बेसमेंट की स्टडी तो वहाँ कर रहे हैं इंग्लैंड में, और कह रहे हैं उसको वास्तु। अरे भाई वास्तु केवल इंडियन है, किसी देश में वास्तु नहीं है। वहाँ पे अपना चाइना में फेंग शुई कहते हैं, वहाँ यूके में उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। वो विट्रूवियन मैन से डेवलप हुआ। हमारे यहाँ वास्तु पुरुष है जिसको आप मानते नहीं हो, फिर इसको वास्तु, महावास्तु कहने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि ये बिकेगा, वास्तु नाम बिकेगा, इसलिए ठप्पा वही लगाओ। अंदर कुछ भी पैकिंग हो, बाहर वास्तु का ठप्पा होना चाहिए, और उसमें भी वास्तु की जगह महावास्तु, क्योंकि मेरा डेवलप किया हुआ है, मैं हूँ, मैंने बनाया। ये सारा ब्लंडर है। आपका लॉजिक ही नहीं लग रहा कोई इसमें। आप कह रहे हो रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड बन गए वो। कभी भी हमारे यहाँ शक्ति
कोई इस तरह से पूजा नहीं गया जिस तरह आप पूज रहे हो, या धन की इस तरह व्यर्थना नहीं की गई। सबसे पहले था धर्म, और जो मोक्ष प्राप्त कर लेता था उसकी वैल्यू है सबसे ज़्यादा इंडिया में। अंग्रेज़ों की जब वो भारत में आए, वहाँ पर वो अपनी ज़रूरतों के लिए आए थे। यहाँ पर उनको मसाले चाहिए थे, बाद में वो यहाँ से लूट के ले जाने लगे सारा। उनकी अपनी क्या डेवलपमेंट है? ना वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, ना वहाँ की सभ्यता संस्कृति इतनी पुरानी है जितनी हमारी है। आप जैसे लोग जिनकी गुलाम मानसिकता है वही उनका गुणगान करेंगे। जिन बेसमेंट्स की, विक्टोरियन एज के बेसमेंट्स की आप बात कर रहे हो ना, उनके बारे में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप ज़रा नेट पे सर्च करो, उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। वो सब भटकती आत्माओं से भरे हुए हैं आज की डेट में। वो चाहे बेसमेंट्स हों वहाँ के, या अंडरग्राउंड मेट्रो है उनकी वो हो, हजारों कहानियाँ, किताबें, स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं विक्टोरियन एज के बेसमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में जो बेसमेंट है, ठीक है ना, मतलब पाताल, ज़मीन के नीचे, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से जैसे आप नीचे गए वो हो गया बेसमेंट, वो पाताल है। 8 दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं, 4 कोणीय दिशाएं मैंने पहले ही बताया था, फिर आकाश और फिर पाताल। तो ये बेसमेंट, सेलर कह देते हैं उसको, तहखाना कह दो, वो पाताल है। और उसके देवता कौन है? वासुकी। उनको अनंत भी कह देते हैं, किंग ऑफ कोबराज, नागों के देवता है वो। उनको नीचे की जगह दी हुई है, वो कभी भी शुभ नहीं माने। उसके स्वामी है राहु, राहु फिर से नाग है या सर्प हैं। और पाताल से संबंधित ज्योतिष में राशि होती है 8वीं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो कि बिच्छू है, जहर है, ऐसे समझ लो। मतलब ज़मीन से नीचे जैसे आप निवास करना शुरू करते हो, थोड़ा सा भी काम धाम करते हो, वहाँ पे आप जहर की दुनिया में प्रवेश कर गए। मृत्यु की राशि है ये ठहरा हुआ पानी है। 8वीं राशि, कोई भी ग्रह इसमें उच्च का नहीं होता, चंद्रमा उल्टा नीच का हो जाता है, मन वहाँ नीच का हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जब जैसे नीचे जाओगे वहाँ पर कम से कम रोशनी है और वहाँ नेगेटिविटी है, जहर है सारा। चंद्रमा शनि का विष योग बन जाता है, तो वो उनका निर्माण करेगा ये बेसमेंट, ठीक है। आप देखो ज़्यादातर जो हॉरर मूवीज़ बनती हैं उनमें बेसमेंट ज़रूर दिखाया जाएगा। एक तो मूवी का नाम ही है तहखाना। तहखाना थोड़ा सा मिस्टिकल लैंग्वेज में कहो तो एकदम से आदमी घबरा जाता है। तहखाने का नाम आते ही आदमी को दिमाग में आएगा अरे कुछ नेगेटिव है। तहखाने से बाहर निकलना अपने आप में एक मुहावरा है, मतलब ख़राब दौर से बाहर निकलना। और ये गुणगान कर रहे हैं तहखाने का। ये एंटी वास्तु है, वास्तु के विरुद्ध है ये। जो ये कह रहे हैं कि जी जो तहखाने को एक्सेप्ट नहीं करते ना वो इमेच्योर हैं। देखो ये बहुत बड़े मैच्योर हैं। मैंने इतने सारे आज तक क्वेश्चन पूछे, लॉजिकली बताया इनको कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, सारी ही गलतियाँ हैं, आज तक एक जवाब नहीं आ रहा। और ये मैच्योर हैं। तो अगर आप देखो AI से देख लेना, नेट पे सर्च करो, अपना दिमाग लगाइए, नेट पे सर्च करिए, उसमें लिखेंगे आप बेसमेंट या सेलर क्या होता है, उसमें लिखा होगा भूमिगत कमरा है ये। और इसका उपयोग अक्सर ईंधन के लिए या रसद के लिए या मदिरा के भंडारण के लिए होता है। शराब का भंडारण होता है इसमें, या किया जाता था। सुरागार नाम है इसका, सुरा यानी शराब, उसका आगार, उसका कमरा। और ये भूमिगत आश्रय बेसिकली यूज़ होता है इमरजेंसी में, जैसे तूफ़ानों से बचना है। या आप देखो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर में उन दिनों खूब आने लगी थी ऐसी खबरें कि सीमावर्ती जो गांव है वहाँ पे पहले से उन्होंने अंडरग्राउंड कमरे बनाए हुए हैं और उसमें रसद लेके जा रहे हैं नीचे, कि अगर बम्बार्डमेंट होती है तो नीचे जाके आश्रय लिया जा सके। वो अच्छे समय में रहने के लिए नहीं है भाई, ये ऑस्पिशियस नहीं है कोई। तहखाने के बारे में लिखा है अंतिम स्थान है जो, या निम्नतम स्तर, मतलब लोअर मोस्ट लेवल। कंपटीशन में खासकर कहते हैं कि बिल्कुल सबसे लास्ट में जो आता है वो तहखाने में लग गया, तहखाने में चला गया, ऐसे ये मतलब है इसका।
और ये गुणगान कर रहे हैं। आप सेलर या बेसमेंट करके इवन कॉलिंस डिक्शनरी या और दूसरी डिक्शनरी है किसी में भी देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर में क्या है, ये अंडरग्राउंड रूम है, यूजुअली यूज्ड फॉर स्टोरेज, और फिर क्या है, ब्रूइंग, शराब के मामले में वेयर वाइन इज स्टोर्ड, जहाँ शराब स्टोर की जाती है, उस काम के लिए था ये। स्टॉक ऑफ बॉटल्ड वाइन्स, ये मतलब था, और ये गुणगान कर रहे हैं उसका। हमारे यहाँ देखो पाताल को भारतीय धर्मों में जिसका ये कह रहे हैं जी मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया 1000 किताबों में से आप किसी एक में बता दो जिसमें पाताल का गुणगान किया हुआ हो। तो भारतीय धर्म है जो केवल धर्म नहीं, धर्मों मतलब हिंदू के साथ बौद्ध, जैन, सिख सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदू धर्म का पार्ट है। इनमें किसी भी पौराणिक कहानी में पाताल क्या है, एक रहस्यमयी लोक है और धरती के नीचे है, और इसके पर्यायवाची शब्द क्या है, सिनोनिम्स क्या है, अधोलोक। अधोलोक मतलब धरती से नीचे का लोक। अधः पतन सुना होगा ना आपने, नीचे गिरना, इतना नीचे गिर जाए आदमी के ऊपर उठ ही ना पाए। नागलोक है ये, जहाँ नागों का निवास माना जाता है। और मैंने बताया किंग ऑफ कोबराज वासुकी जो कि दिग्पालों में से एक है, उनका स्थान है ये। अंडरवर्ल्ड वर्ड सुना होगा आपने, अंडरवर्ल्ड मुंबई का अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड हो जाना, ये सब पाताल से रिलेटेड है। फिर एक रसातल भी कहते हैं पाताल को। रसातल वराह अवतार विष्णु का, वो रसातल से निकाल के लाए थे धरती को। फिर इसको नरक भी कहा गया है। देखो बेसमेंट, पाताल, ज़मीन से नीचे, उसका एक सिनोनिम नरक भी है, यानी कि बुरी जगह। तो बेसमेंट बुरी जगह कही गई है। नरकासुर की कहानी है। दिवाली पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, छोटी दिवाली, जिसमें कृष्ण और सत्यभामा जी की कहानी है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जो पाताल है इसमें दानव रहते हैं, दैत्य रहते हैं, विशालकाय नाग रहते हैं। असुरराज बलि की कहानी है, वामन अवतार भगवान विष्णु का हुआ था। बलि का आतंक खत्म करने के लिए 2 पग में भगवान विष्णु ने धरती और स्वर्ग नाप लिया था। तो तीसरे पग के लिए फिर बलि को नीचे भेजा रसातल में, पाताल में। शुभ नहीं है पाताल कोई, मैं तो लॉजिकली बता रहा हूँ आपको। देखो पाताल लोक का उल्लेख रामायण में भी है। हनुमान जी की आरती, बजरंग बली जी की आरती, उसमें साफ साफ उल्लेख है, पैठ पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। मतलब जब श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया अहि रावण, तो आपने ही, हनुमान जी ने ही अहि रावण की भुजाओं को उखाड़ फेंका, मतलब उसको मार के भगवान राम और लक्ष्मण जी को उसके बंधन से मुक्त कराया था। बंधन से मुक्त कराने की जरूरत ही नहीं थी अगर इनके हिसाब से चलते कि ऑस्पिशियस होते जी बेसमेंट्स। तो मतलब इनके हिसाब से बहुत बढ़िया था कि अहि रावण ले गया जी पाताल में एंटरटेन करवाने के लिए। अब आप अपने आप बताओ, आप अहि रावण की तरफ हो, ये तो साफ साफ लग रहे हैं मुझे अहि रावण की तरफ, या हनुमान जी की तरफ हो। इसी से रास्ते निकलेंगे फिर 2, आप महावास्तु की तरफ जाना है या आपने रियल भारतीय विद्या वैदिक वास्तु की तरफ जाना है। उसी से फिर आगे नरक और स्वर्ग के रास्ते निकलेंगे। तो ये मेरे महावास्तु के महाआचार्य जी से यही छोटे छोटे प्रश्न हैं कि आप मुझे बता दीजिए किस हिंदू स्क्रिप्चर से आप ये लेके आ रहे हो कि बेसमेंट तहखाने बहुत शुभ होते हैं, और आप वहाँ पे आपने रिसर्च की या जो भी किया नहीं किया लंदन में, और उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। भाई लंदन है, वहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की अलग है। वहाँ पर जो बुलेट ट्रेन चल सकती हैं जापान में, इंडिया में थोड़ा उस स्पीड से चल सकती हैं, क्योंकि ये सारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है। यहाँ पे रेत बिछाई हुई है हज़ारों लाखों सालों से, ला के नदियों ने। यहाँ उतनी तेज़ स्पीड से चल ही नहीं सकती गाड़ियाँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, हमने तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी हुई है बहुत डिटेल में, आपने तो पढ़ी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो इमेजिनेशन करते हो, वो भी बेसिर पैर की। और आपका ये आर्किटेक्ट मनीष ये ट्रांसलेट कर देता है
मैजिकल स्पेस में उसको, वो चाहे एप्लीकेबल हो या ना हो, उससे लोगों की ज़िंदगी नरक बन जाए। पूरा बेसमेंट आपने ज़मीन के नीचे धंसा दिया, इसमें हवा कहाँ से आएगी, लाइट कहाँ से आएगी। बेसिर पैर की आप कल्पना करते हो, बेसिर पैर की बातें लिख रहे हो कि एज टॉट इन द ओरिजिनल हिंदू स्क्रिप्चर्स। प्लीज़ बताइए ज़रा, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप कृपया मेरे इस तुच्छ प्रश्न का, इन तुच्छ प्रश्नों के महा उत्तर दीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि महाप्रश्नों के तुच्छ उत्तर ही दे दीजिए। आपने तो एक भी शब्द नहीं लिखा आज तक। सभी लोग आपके उत्तरों की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद।